हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश टॉप नॉच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय की वीडियो की एक श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये वीडियो की श्रृंखला उन सभी बच्चों के लिए लाभदायक होगी जो या तो विज्ञान विषय से डरते हैं या किसी भी कारण विज्ञान विषय के बारे में पिछली कक्षाओं में ज़्यादा सीख नहीं पाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी जो आने वाली परीक्षा में 90% अंक से ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। तो अध्याय स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछली कक्षाओं में जो विज्ञान विषय के विभिन्न अध्याय हैं उनमें से कितने नंबरों के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक तालिका दे रखी है। इसके अंदर क्लास सीबीएसई ब्लूप्रिंट 2021 के लिए है। ये क्लास 10 साइंस कोड है 086। इसके अंदर सबसे पहला अध्याय है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यानी कि टोटल मार्क्स होंगे इसके 4। अब दूसरा अध्याय अम्ल क्षारक तथा लवण। इसके अंदर 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इसके अंदर टोटल मार्क्स आ गए 4। धातुएं तथा अधातुएं तीसरा अध्याय है। इसके अंदर 1 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ना ही 3 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि टोटल इसके भी 5 हो जाते हैं। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता और 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो टोटल इसके हो जाते हैं 7। नाउ तत्वों का आवर्ती यौगिक। तत्वों के आवर्ती यौगिक में 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता और 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब इसके अंदर भी टोटल मार्क्स इसके 5 हो जाते हैं। तो अगर हम इन सभी को टोटल करते हैं तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, इसके अंदर हमारे जो मार्क्स हो जाते हैं वो होते हैं 25। अब इसी प्रकार जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इन सभी के जो मार्क्स हैं वो मैंने टेबल में लिख रखे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। नाउ ये भी आपका टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे वो हो गए 23। उसके बाद प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके टोटल जो दोनों के मार्क्स, दोनों अध्यायों के जो मार्क्स मिलाकर वो हो जाएगा आपका 12। विद्युत विद्युत से 7 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इससे 6 नंबर का, और इस वाले भाग से आपके 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाते हैं। ऊर्जा के स्रोत, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। हमारा पर्यावरण, ये 3 नंबर का। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये 2 नंबर का। इसके भी टोटल मिलाकर के ये हो जाते हैं 7। तो हमारी ये जितने भी नंबर्स हैं इन सभी का टोटल हमारा हो जाता है 80 और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इसलिए आपके जो ये 80 मार्क्स हैं वो आपके थ्योरेटिकल है, यानी कि जो आप ये क्वेश्चन आंसर का एग्जाम देंगे। अब बात करते हैं, ये जो हमारा ब्लूप्रिंट है ये आपका टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब ये कुछ परसेंटेज में चेंज भी हो सकता है, बट अगर हम बात करते हैं चेंज होने की, इसकी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% ही है। इसकी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10% है। बाकी 90% हमारा एज इट इज आएगा। 90% बिल्कुल एज इट इज आएगा। बट हमारा अभी कोरोना का ड्यूरेशन चल रहा है, तो इस कोरोना महामारी के कारण हमारे अभी कोई भी स्कूल अभी खुले नहीं है। तो इस समस्या से बचने के लिए और इस समस्या का संज्ञान लेते हुए सरकार ने ये निश्चय किया है कि हम कुछ पोर्शन, कुछ 1-2 चैप्टर इस सब्जेक्ट से या सभी सब्जेक्ट से हटाएंगे, जिससे कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन में आप पे कोई दिक्कत ना आए। तो अब अगर हम बात करते हैं, वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि सरकार कौन कौन से क्वेश्चन को हटाती है। तो अभी फिलहाल की सिचुएशन में हमारे ये 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर्स में से हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर गवर्नमेंट चेंज करती है, कुछ स्कीम लेकर के आती है कि ये चैप्टर नहीं होगा, ये चैप्टर नहीं होगा, ये चैप्टर्स होंगे, वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। आज हम बात करते हैं अध्याय 1 रासायनिक
अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में हम कौन कौन से टॉपिक की बात आज हम करेंगे, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और फिर जानेंगे दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर उत्पाद और अभिकारक क्या होते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण क्या होते हैं। प्रेक्षण का अर्थ है विशेषताएं और अभिलक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के, कम से कम पदार्थ दो होने चाहिए तभी रासायनिक अभिक्रिया संभव है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है ना। अब हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले है भोजन का पाचन। भोजन के पचने में भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके बाद हम सभी सांस लेते हैं, सांस लेने में भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कैसे लगता है? जब हम लोहे को खुले में छोड़ देते हैं और वायु में उपस्थित नमी के कारण उसके ऊपर धीरे धीरे जंग लगना चालू हो जाता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम फीते का जलना। जब मैग्नीशियम फीते को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब हम मैग्नीशियम फीते को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और उसके बाद आपका है दही का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब 6 नंबर पे दही का खट्टा होना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है ना। 7वें नंबर पे घरों में जो हम ईंधन जलाते हैं या कहीं भी ईंधन जलता है, ईंधनों का दहन, इसके अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया है। और उसके बाद मोमबत्ती का दहन, इसके अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद 9वां अंगूर का किण्वन, इसके अंदर भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया के हमारे दैनिक उदाहरण क्या है? भोजन का पचना, भोजन के पाचन में भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। श्वसन, सांस लेना में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना, ये भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, ये भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। दही का खट्टा होना, ईंधन का दहन, मोमबत्ती का जलना और अंगूर का किण्वन, इन सभी अभिक्रियाओं के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं ना। अब हम बात करते हैं, एक हमारा क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में क्या दे रखा है?
इसमें कहा है कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे एक बर्नर है और यहाँ पर चिमटे की हेल्प से हमने इसको मैग्नीशियम रिबन को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि इस बर्नर की हेल्प से हम इसको जलाते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले क्या है कि कभी भी आप ये अपने आप करने की कोशिश ना करें, हमेशा टीचर की उपस्थिति में ही ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की कोशिश करें। अब इसके अंदर जैसे ही ये मैग्नीशियम रिबन जैसे ही लौ के संपर्क में आता है तो एक श्वेत लौ के साथ ही जलना स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद जब ये जल जाता है तो उसका जो चूर्ण बनता है वो श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, चूर्ण के रूप में ये बन करके बाहर आ जाता है। तो इसके अंदर ये है वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो अब इसके अंदर अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं नाउ। उसके बाद हम ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो दे रखे और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक। अब हमें ये हमारी इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। बट अगर हम इसमें बात करते हैं ऑक्सीजन के अंदर यहाँ भी दो होने चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैग्नीशियम के दो हो गए और ऑक्सीजन के भी दो हो गए। अब ऑक्सीजन का तो ठीक रहा, अब मैग्नीशियम की यहाँ पर दो और यहाँ पर एक। अब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम में भी दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी जो करेक्टेड इक्वेशन है, हमारी जो सही इक्वेशन है वो हमारी बन करके आ जाती है 2mg प्लस O2 और 2mgO। ये हमारी बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। अब एक क्वेश्चन होता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम फीते के ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत होती है। जो नमी के कारण बनती है। यस, मैग्नीशियम फीते के ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत होती है। तो वो परत नमी के कारण, वायु में उपस्थित नमी के कारण बनती है। तो इस परत को हटाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इसको नहीं हटाएंगे तो हमारा पूर्ण दहन संभव नहीं है। तो इसलिए हमेशा हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ करना पड़ता है। तो अब इसके अंदर हमने क्या देखा, अब इसके अंदर हमने यहाँ तक सीखा, एक हमारा ये क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप के अंदर मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है। जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक समीकरण ये दे रखा है। अब हमेशा मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि उसके ऊपर एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत होती है जो कि नमी के कारण, वायु में उपस्थित नमी के कारण बनती है।
और अगर हम इसको साफ नहीं करते हैं तो इसके कारण पूर्ण दहन संभव नहीं हो पाता, इसलिए इसको हमें साफ करना ही पड़ता है। पर प्यारे बच्चों, जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो हमेशा चश्मा पहन ले, ठीक है। चश्मे को हमेशा पहन कर रखें, क्योंकि इसके अंदर ये अचानक ज्वाला उत्पन्न होती है जिससे कि आपकी आंखों को हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप हमेशा इसको चश्मा पहन करके ही या कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के बाद ही इसको इस्तेमाल करें या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। अब हम बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद। अब हम बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। जैसे कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हमने वायु की उपस्थिति में या जलाया तो इसमें क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक। तो ये जो मैग्नीशियम है, पहले इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ये 2Mg ना। जो ये मैग्नीशियम है ये है अभिकारक, ये क्या है? ये भी आपका अभिकारक। परंतु ये जो बनकर के आए इसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उत्पाद। यानी कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है प्यारे बच्चों। इस स्लाइड के अंदर हमने तीन चीजें सीखी। पहला, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब वो जलता है तो वो श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, और जलने के बाद एक श्वेत सफेद चूर्ण के फॉर्म में बन जाता है, और वो जो सफेद चूर्ण होता है वही हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम क्या करते हैं? उसको रेगमाल से साफ करते हैं। उसको साफ करने का मेन कारण यही है कि उसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत होती है जो वायु में उपस्थित नमी के कारण बनती है। तो अगर हम उसको नहीं साफ करेंगे तो उसके अंदर पूर्ण दहन संभव नहीं है, इसलिए हमें उसको साफ करना ही पड़ता है। देन उसके बाद हमारा अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। और उत्पाद क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, प्रेक्षण को हम विशेषताएं भी कहते हैं। विशेषताएं, प्रेक्षण को हम विशेषताएं भी कहते हैं। अब सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निकास व उत्सर्जन, और चौथा है तापमान में परिवर्तन। आइए सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इसके अंतर्गत एक सबसे आसान उदाहरण है मोमबत्ती का दहन। मोमबत्ती का दहन व जलना। मोमबत्ती का दहन व जलना। आप सभी जानते हैं जब हम मोमबत्ती इस्तेमाल करते हैं तो उस मोमबत्ती की अवस्था ठोस अवस्था होती है। जब हम इसको जलाते हैं तो सबसे पहले ये द्रव में परिवर्तित होती है और साथ साथ एक गैस निकालती है, गैस का उत्सर्जन करती है। ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये हमारा है अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण। अब हम बात करते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन में जब हम साइट्रिक अम्ल को बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ मिलाते हैं तो जो रंग है बैंगनी रंग रंगहीन में बदल जाता है।
होता कैसे है, ये एक हमारा बीकर है, इसके अंदर हमने एक ये पोटेशियम परमैंगनेट विलयन लिया हुआ है। ये क्या है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन है, और इस विलयन का जो रंग है वो बैंगनी रंग का है, बैंगनी रंग है। जब हम इसके अंदर ये हमारा क्या है, साइट्रिक अम्ल, जब हम साइट्रिक अम्ल की कुछ बूंदे इसके अंदर मिलाते हैं तो जो बैंगनी रंग है वो रंगहीन हो जाता है, यानी कि ये जो विलयन है जो पहले बैंगनी रंग का था, साइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद रंगहीन हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं गैस का निकास और उत्सर्जन। जब हम जिंक के दाने में, या ये कह सकते हैं जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में जिंक के दाने डालते हैं तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके गैस के बुलबुले निकालता है। वो गैस के बुलबुले हाइड्रोजन गैस के होते हैं, और फिर अत्यधिक अमाउंट में ऊष्मा भी निकलती है, यानी कि वो ताप में परिवर्तन भी होता है उसके अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमने ये भी कर लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इसके अंदर H2SO4, ये जो घोल है H2SO4 का घोल लिया। अब इसके अंदर हमने कुछ जिंक के दाने डाले, जिंक के दाने। अब ये जिंक हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ये जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, और ये हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में होती है, और इसमें तापमान में भी परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, जब हम बिना बुझे हुए चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, सफेदी करने के लिए हम सफेदी लेकर के आते हैं, और उसके अंदर हम जो पानी मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होनी चालू हो जाती है, और उस टाइम अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो ये हमारा तापमान में परिवर्तन का उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे।